Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about minimum age of marriage for women. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो देखिए भारत में मिनिमम मैरिजेबल एज को डिटरमाइन करने के लिए जो कानून है उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट दैट वाज ब्रॉट इन द ईयर 2006। इस कानून के हिसाब से द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज इज 21 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 ईयर्स फॉर वुमेन। अगर उससे कम उम्र में अगर मैरिज कंडक्ट कराया जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड मैरिज। और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी, जिन्होंने ये कंडक्ट कराया है, चाहे पेरेंट्स हों या फिर मान लीजिए कि वन ऑफ द कपल इज चाइल्ड वाइल अदर इज एन एडल्ट, तो उस केस में जो एडल्ट है उस मैरिज के अंदर उसके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाएगा। द violating individual could be imprisoned for 2 years और फाइन अप टू 1 लाख रुपीस, या दोनों भी हो सकता है। तो बेसिकली चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करने वाले जो लोग होंगे उनके ऊपर 2 साल की सजा हो सकती है जेल की, और 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है उनके ऊपर। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है दैट डिफाइंस चाइल्ड मैरिज एज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है, एंड नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे केसेस में बेल होगा नहीं, बट बेल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही होगा। द बेल विल नॉट बी अ मैटर ऑफ राइट। जो बेलेबल ऑफेंसेज होते हैं उसमें आप को अरेस्ट किया जाएगा, तुरंत आपको बेल भी मिल जाएगा अगर आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो, बिकॉज इन सच ऑफेंसेज विच आर माइनर ऑफेंसेज नॉट वेरी सीरियस वन, इन सच ऑफेंसेज बेल इज राइट ऑफ द अक्यूज्ड, उसका अधिकार है। बट इन सीरियस ऑफेंसेज बेल इज नॉट द नेचुरल राइट या नॉट अ डायरेक्ट राइट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो उस केस में बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस है इट इज कॉग्निजेबल, यानी कि अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, और दूसरा नॉन बेलेबल, मतलब अगर बेल मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तय करेगी। चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए इस कानून के अंतर्गत बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अलग अलग एरियाज में चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे, और उस पोस्ट का नाम होगा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। देखिए भारत सरकार ने एक बिल रखा था पार्लियामेंट के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के हिसाब से द गवर्नमेंट वांट्स कि जो मिनिमम मैरिजेबल एज है फॉर वुमन उसको 18 से बढ़ा करके 21 कर दी जाए, और मेन एंड वीमेन को मिनिमम मैरिजेबल एज के कॉन्टेक्स्ट में एट पार ला दिया जाए। लेकिन अभी भी ये बिल पास नहीं हुआ, इसलिए ये कानून अभी तक बना नहीं है। अभी के लिए जो मिनिमम मैरिजेबल एज तय करने वाला कानून है ये वही 2006 वाला कानून है, जिसके हिसाब से मेन के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज है 21 वाइल विमेन के लिए है 18। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया है, और उस कानून की मदद से दे हैव इंक्रीज द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर विमेन फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स। इस कानून का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। तो अभी ये बिल है, ऑफ कोर्स जब ये पास हो गया अब इसको असेंट मिलेगा गवर्नर का, तो फिर जाकर के एक कानून बनेगा। इस केस में देखेंगे गवर्नर का असेंट काफी नहीं होगा, आगे अभी देखेंगे इसमें प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन भी चाहिए होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि व्हाई मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन हैव बीन इंक्रीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए वैसे तो ये एक्सेप्टेड आइडिया है कि जल्दी शादी हो जाने से विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाते हैं, चाहे वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो, पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी हो, या उसके बाद
अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की बात हो कि नौकरियां अलग अलग तरीके की या बिजनेस करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लिमिट हो जाती हैं अगर अर्ली मैरिज करा दी जाए तो। इसीलिए मिनिमम मैरिजेबल एज को बढ़ा करके 21 करने की बात की गई है बाय हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अलावा अर्ली मैरिज मींस अर्ली मदरहुड ऑल्सो। अब 19-20 साल की अगर एक गर्ल है तो मदरहुड के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसकी बॉडी पूरी तरह से तैयार है नहीं, तो दैट समटाइम्स लीड्स टू सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द वुमन। अर्ली मैरिजेज ऑल्सो हिंडर्स फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द वुमन कंप्लीटली, क्योंकि वो एज होता है जिस टाइम में अभी भी फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है, इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। और मैरिज के बाद कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं एंड दैट में रिस्ट्रिक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन। तो कंसीडरिंग दीज फैक्टर्स भारत सरकार ने भी एक बिल प्रपोज किया है जिसके अंतर्गत दे आर विलिंग टू ब्रिंग मेन एंड वीमेन एट पार एज फार एज मिनिमम मैरिजेबल एज इज कंसर्न्ड। और हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो ये बिल पास कर दिया है जहां पे नाउ दे सीक टू इंक्रीज द मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ वीमेन ऑल्सो टू 21 ईयर्स। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके मन में अब प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब ऑलरेडी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून है तो उसको हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे चेंज कर सकती है। तो इसको समझते हैं। देखिए, तो 7th शेड्यूल है हमारे संविधान में, वहां पे लिस्ट्स की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्ट्स के अंदर वो टॉपिक्स लिखे हैं जिसपे यूनियन लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, वो सारे मुद्दे यूनियन लिस्ट में हैं। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर जिस पे कानून बना सकता है वो स्टेट लिस्ट में है, और कंकरेंट लिस्ट में वो मुद्दे हैं, कंकरेंट लिस्ट को लिस्ट 3 भी कहा गया है, जिस पे यूनियन या स्टेट लेजिस्लेटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। और ये मैरिज या डिवोर्स रिलेटेड जो मैटर है इट इज मेंशन्ड अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है। तो मतलब ये है कि मैरिज या डिवोर्स से संबंधित जो कानून है वो यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट भी बना सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन टेरिटरी। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि अगर पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक कानून है ऑन द मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट और कोई स्टेट लेजिस्लेचर उसी मुद्दे पे कानून बनाता है और कुछ ऐसी बातें उस कानून में मेंशन करता है जो पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से इनकंसिस्टेंट है, तो क्या होगा। तो आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून होगा इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विथ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट देन जो इनकंसिस्टेंट पोर्शन है दैट विल बी वॉइड, दैट मीन्स दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो अगर भारत सरकार का कानून और स्टेट लेजिस्लेचर का कानून, देखिए यूनियन पार्लियामेंट का कानून और स्टेट लेजिस्लेचर का कानून दोनों एक ही मुद्दे पे है और किसी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर वहां पे डिफरेंसेस हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं, तो पार्लियामेंट का प्रोविजन प्रिवेल होगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया प्रोविजन प्रिवेल होगा। बट इसमें एक्सेप्शन भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है ऑन मैटर मेंशन्ड इन कंकरेंट लिस्ट और वैसा कानून ऑलरेडी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है और जिस कारण से कुछ कुछ मुद्दों पे दोनों कानून में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो ओरिजिनली तो जहां जहां इनकंसिस्टेंसी है वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर का जो प्रोविजन है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया बिल भेजा जाए गवर्नर के पास और उस स्टेट के गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर लें फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन और प्रेसिडेंट अगर अपना एसेंट दे दें उस बिल को आज पर आर्टिकल 201, तो फिर उस केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर का कानून है दैट विल प्रिवेल, इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो बेसिकली भारत सरकार का ही ओपिनियन इनफोर्स होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली एट द यूनियन लेवल। तो अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है और उस बिल में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट जो पार्लियामेंट के कानून से इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो बिल तभी इंप्लीमेंट हो सकता है अगर गवर्नर उस बिल को रिजर्व करें फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दे।
उस केस में जो इनकंसिस्टेंट प्रोविजन है ऑफ द स्टेट लॉ दैट विल बी वैलिड नॉट वॉइड। तो इस तरीके से उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ महीनों पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन भी इंप्लीमेंट किया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स मेनली। उस पर भी वो बिल लेकर के आए और उसको उन्होंने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया। प्रेसिडेंट गेव एसेंट टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आर्टिकल 201 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स एसेंट टू अ बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन बाय गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पे तीन आर्टिकल्स हमने देखे। आर्टिकल 254 जो कहता है कि अगर इनकंसिस्टेंसी होगी बिटवीन टू लॉज ऑन अ मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, देन द स्टेट लॉ एज फार एज जहां तक इनकंसिस्टेंसी है विल बिकम वॉइड। बट एक्सेप्शन दे दिया आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 में कि अगर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो बिल रिजर्व किया जाता है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देते हैं, तो फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो पास किया हुआ बिल है और वो प्रोविजंस उस स्टेट के अंदर अप्लाई होंगे। प्रेसिडेंट के लिए जो बिल रिजर्व करते हैं गवर्नर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज डन एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, भारत सरकार ऑलरेडी एक प्रोग्राम रन कर रही है जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वो एरिया होते हैं, वो पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती हैं। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोसिस्टम पहले से प्रोवाइड करती है भारत सरकार इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट, और फिर वहां पे अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं, प्रॉस्पर करती हैं। तो जैसे लुधियाना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो सकता है, वाइजैग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो सकता है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर प्रॉस्पर करे, भारत सरकार एक प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे अक्रॉस 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो 12 ये प्रोग्राम के अंतर्गत अब 12 अलग अलग जगहों पे स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, मतलब ऐसे सिटीज विच विल बिकम अ बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसे 12 स्मार्ट सिटीज डेवलप किए जाएंगे अक्रॉस 10 स्टेट्स। और ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज। जैसे नेकलेस के अंदर अलग अलग बीड्स होते हैं, वैसे ही भारत के अंदर ये जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज होंगे अलग अलग जगहों पे, ये इंडस्ट्रियल सिटीज के बीड्स की तरह काम करेंगे एंड ओवरऑल इट विल क्रिएट अ नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे 12 अलग अलग सिटीज के अंदर अक्रॉस 10 स्टेट्स, उनके नाम यहां मेंशन किए गए हैं। इनका फीचर होगा दैट दे विल प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। ये सब टर्म्स याद कर लेने से आंसर राइटिंग में फायदा होता है। तो क्या होता है प्लग एंड प्ले फैसिलिटी? देखिए, कोई भी अगर सिटी, उसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड है कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कॉरपोरेट वहां आकर के बिजनेस सीधा सीधा स्टार्ट कर पाए विदाउट मच हैसल, तो आप कहेंगे कि दैट इंडस्ट्रियल टाउन इज प्रोवाइडिंग प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, मींस प्री बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। तो ये जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज हैं, दे विल प्रोवाइड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल फैसिलिटी दैट विल ऑफर industries to come and start business in these industrial smart cities without any logistical hassles. उसके अलावा they will also focus on walk to work। इस तरीके से 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी कि जिससे अननेसेसरी ट्रैफिक का हैसल, लॉजिस्टिकल चैलेंज नहीं होगा। इस तरीके से स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी और उसके अराउंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे ताकि लोग जो हैं वो वॉक कर करके अपने जो वर्क प्लेस है वहां तक पहुंच पाए। ये वॉक टू वर्क कल्चर जो है, इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन सिंगापुर, इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन स्विट्जरलैंड।
इससे अलग अलग लेवल पे फायदा होता है। इससे टाइम बचता है। तो कुछ दिनों पहले शुभांकर निखिल सर ने एक वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा हो तो, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पॉवर्टी। भारत के अंदर टाइम पॉवर्टी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। तो वॉक टू वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अप्लाई किया गया, जहां पे लोग अपने जो वर्क प्लेस है वहां पे वॉक करके पहुंच पाए, तो टाइम बचेगा। इससे टाइम पॉवर्टी के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। इससे लोगों के लिए मी टाइम बचेगा, खुद के लिए वक्त बच पाएगा, जिससे लोगों का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो पाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार प्लान कर रही है कि 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जाएं अक्रॉस 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हो, वॉक टू वर्क फैसिलिटी हो। अभी जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं, इसमें ओवरऑल लगभग 28,602 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और उम्मीद है कि इससे लगभग 4 लाख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। बट ये जो पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट है, इट विल नॉट डायरेक्टली कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, इट विल बी रेज्ड इन कलेक्टिव एफर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज सेंटर एंड स्टेट पार्टनरशिप को इम्प्लीमेंट किया जाएगा in order to develop these 12 industrial smart cities and develop a kind of necklace of industrial cities. ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है, दैट इज ऑन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जा रहा है भारत के अंदर। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जो एक तरीके की स्पेशल पर्पस व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। और अब इसी नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को काम दिया गया है ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज डेवलप करने का। मैं फिर से बोल दूं, ध्यान से सुनिए। देश के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी एक प्रोग्राम चला रही है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है ओवर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विच इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है अभी देखेंगे, बट ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी के अंतर्गत ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं, और इनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन की, विच इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी होती है जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। समटाइम्स प्राइवेट कंपनियां या सरकार दोनों ही एक अलग से कंपनी बना देते हैं फॉर अ स्पेशल पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कि ये इंडस्ट्रियल टाउन्स आप डेवलप करा दो, उसके लिए एक अलग से कंपनी बना दी जाती है। अलग से कंपनी बनाने से क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ओवरलैपिंग है या रिस्क है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अलग से कंपनी बनाते, सब कुछ अलग से प्लान होगा। उसके अलावा वहां पे प्रोफेशनलिज्म एंड अननेसेसरी डिले, हैसल्स भी नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस बाय अदर यूनिट्स। तो कंपनियां भी अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकती हैं। इसे मान लीजिए एसपीएम ने अलग से एसपीवी बना दिया फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे ही दूसरी प्राइवेट कंपनी एसपीवी बना देती है एक अलग से कंपनी फॉर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम। भारत सरकार भी एसपीवी बनाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, विच इज अ कंपनी टेक्निकली अंडर कंपनी एक्ट, जिसको एक नैरो या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। वंस द टारगेट इज फुलफिल्ड, एसपीवी इज डिसॉल्व। तो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया है, इट इज एसपीवी। इसको काम दिया गया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप कराओ भारत के अंदर। वंस ऑल द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर डेवलप्ड, देन हो सकता है भारत सरकार इस एसपीवी को डिसॉल्व भी कर दे। तो ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे थे, विच आई टोल्ड यू इज अ एसपीवी, इसने अभी तक कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत के अंदर डेवलप कराए हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कराया है, जिसमें कई सारे इंडस्ट्रियल जोन्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? रेलवे का वो रेलवे नेटवर्क या लाइन जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए या फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स स्ट्रेंथन हो, उसको कहा जाता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कराया है इस नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। सिमिलरली चेन्नई और बैंगलोर के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कराया है। तो प्रोग्राम का नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है कॉर्पोरेशन विच इज एसपीवी, और भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप कराने की जिम्मेदारी है। एक प्रोग्राम को फंडिंग मिली है मेनली फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसी नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं। तो जीएस पेपर 3 में ये आइडिया काफी हेल्पफुल हो सकता है। डायरेक्टली प्रश्न ना आए तब भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है भारत सरकार, तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो सब तो है ही। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आप जरूर मेंशन करना। इस डिस्कशन के बेसिस पे फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Agriculture Infrastructure Fund Scheme and its scope recently expanded by Union Cabinet. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian agriculture point of view. देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस फंड को क्रिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने साल 2020 में। ये 1 लाख करोड़ का फंड है ये, और ये फंड 10 साल के लिए अवेलेबल रहेगा, 2020 से लेकर के 2029 एंड तक। तो 1 लाख करोड़ का ये फंड है, भारत सरकार ने बनाया है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बनाया है। अब ये फंड का इस्तेमाल कैसे होगा? इस फंड को इस्तेमाल किया जाएगा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अलग अलग एंटिटीज हैं, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कैसी होती हैं? गांव में फार्मर्स ने मिल करके आपस में एक ग्रुप बना लिया, मान लीजिए, जिसमें उन्होंने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, सब ने अपने अपने तरफ से 10-10 हजार रुपए जमा किए और अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया। अब कोई एक कॉमन प्रोजेक्ट अगर लाना है, जैसे कि इरिगेशन का प्रोजेक्ट लाना है जिससे गांव में सारे फार्मर्स को ये इरिगेशन का फायदा मिले, तो उस पैसे से किया जा सकता है। या किसी एक पर्टिकुलर फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्मर्स को लोन चाहिए, तो भी ये क्रेडिट सोसाइटी उनको लोन दे सकती है। तो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए फार्मर्स आपस में ही एक क्रेडिट सोसाइटी बनाते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। वैसे ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है रूरल एरियाज में, जहां पे कई सारे फार्मर्स जो है एक साथ इकट्ठा होकर के ज्वाइंट तरीके से प्रोडक्शन करते हैं या मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट का कलेक्टिव तरीके से, ताकि उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर स्ट्रेंथन हो और उनको बेहतर रिटर्न मिल पाए ऑन देयर क्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है एफपीओ। उसके अलावा रूरल एरियाज में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का या वेयर हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो ऐसे जो एंटिटीज हैं जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, या तो क्रेडिट सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे एंटिटीज को सस्ते दामों पे लोन मिले। सस्ते दामों पे लोन से हमारा मतलब है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब मान लीजिए कि एवरेज इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 3% का अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया तो मतलब आपको 7% पे लोन मिल जाएगा। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सीधा सीधा इन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया जाएगा। इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा एज इंटरेस्ट सबवेंशन। मतलब बैंक्स को, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक जो रूरल एरियाज में मेनली फंक्शनल हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स या ग्रामीण बैंक जिनको हम लोग कहते हैं आरआरबी, इनको कहा जाएगा कि आप फार्मर्स को लोन सस्ते दामों पे दें। अगर आप 10% चार्ज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 7% चार्ज करें, और जो एक्स्ट्रा 3% का डिफरेंस है वो हम लोग यानी कि भारत सरकार आपको देगी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी। तो ये भी एक तरीके का सब्सिडी है जहां पे सरकार लोन के रेट्स को घटा देती है। उसी इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी को देने के लिए 1 लाख करोड़ का अलग से फंड बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, जिससे इन ऑर्गेनाइजेशंस को सस्ते दामों पे लोन मिलेगा। सस्ते दामों पे लोन मिलेगा तो दे विल बी एबल टू क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, जिससे रूरल एरियाज में जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो एड्रेस हो पाएगा। तो अंडर दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस फंड की मदद से
एक स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का एप्लीकेबल होगा। यानी कि 2 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। आप रूरल एरिया में स्टार्टअप कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, तो आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है मार्केट रेट से 3% कम पे फॉर 7 ईयर्स under this scheme, and this scheme is being implemented with help of agriculture infrastructure fund. कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंतर्गत की जा सकती हैं इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? जो भी एक्टिविटीज की जा सकती हैं वो एक बार जरा देखते हैं। तो आपने मान लीजिए इस स्कीम जिसको रन किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उस स्कीम के अंतर्गत अगर लोन लिया है 2 करोड़ रुपए तक का, तो क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप करेंगे, यानी कि कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना, साइलोज जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, राइपनिंग चेम्बर्स, वेयर हाउसेज, ये सब आप डेवलप कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस स्कीम विच इज सपोर्टेड फाइनेंशियली बाय एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से किया जा रहा है, तो उससे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उससे फायदे क्या क्या होंगे? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग या ऑगमेंटिंग फार्मर्स इनकम, क्योंकि फार्मर्स वुड बी एबल टू डू मोर एंड मोर फूड प्रोसेसिंग। जब फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा इन जनरल आसानी से, क्योंकि साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी आ गई है। तो फूड की थोड़ी प्रोसेसिंग वो कर देंगे। मान लीजिए कि गेहूं बना रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग करके और आटा बेचेंगे, तो जो वैल्यू एडिशन होगा दैट विल हेल्प इन हैविंग हायर इनकम फॉर द फार्मर्स। इट विल ऑल्सो रिड्यूस डिस्ट्रेस सेल फॉर द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर जब हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद उनके पास अगर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना हो तो वो डरे रहते हैं कि पता नहीं कब अनाज खराब हो जाए, इसलिए जो भी दाम मिलता है उस पर वो बेच देते हैं। बट वंस दे गेट अ साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज ओनली, देन दे विल अवॉइड डिस्ट्रेस सेल एंड दैट विल distress sale, and that will help them in having higher income. It will reduce wastage also. Proper cold storage facilities and warehouse will reduce wastage, food wastage. As per Food Safety Standard Authority of India, लगभग 33% of the food is wasted in our country because of poor storage facilities, lack of cold storage, and जो hot and humid climate है जिस कारण से bacterial activities are high, वो तो है ही, वो तो क्लाइमेटिक नेचुरल फिनोमेना है। बट साथ ही साथ पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, अनसाइंटिफिक स्टोरेज के कारण 33% फूड वेस्ट हो जाता है। वो काफ़ी हद तक एड्रेस होगा विथ हेल्प ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मौजूदा टाइम में देखिए, हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के हिसाब से हंगर में हमारी रैंकिंग काफ़ी खराब है, 111 आउट ऑफ 125 कंट्री, बिकॉज ऑफ ह्यूज फूड इनसिक्योरिटी। तो दैट कैन बी एड्रेस्ड in two ways. One, we will have to increase our food production. Second, we will have to reduce food wastage. तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल हेल्प इन बोथ। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो रूरल एरियाज में स्टार्टअप के अपॉर्चुनिटीज आएंगे। इससे रूरल एरियाज के जो यूथ हैं वो अनप्लान्ड तरीके से माइग्रेट नहीं करेंगे अर्बन एरियाज में। दे विल गेट सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज ओनली। और जब अनप्लान्ड मूवमेंट नहीं होगा अर्बन एरिया में, तो जो प्रॉब्लम है अर्बन स्प्रॉल का, कि कहीं भी घर बना करके सेटल हो गए और कहीं पे भी छोटा मोटा घर बना कर रहने लगे, या द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज, वो एड्रेस होगा। तो ये बस अगेन पढ़ने के लिए नहीं है। जो रूरल एरिया में यूथ रह रहे हैं वो जरूर इस स्कीम को एक्सप्लोर करें कि इस स्कीम की मदद से आप अपने रूरल एरियाज में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर सेगमेंट। उसको एक्सप्लोर करें, क्या पता आपको वहीं बैठे बैठे कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो भारत सरकार ने हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के स्कोप को एक्सपैंड कर दिया है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मैंने तो इस टॉपिक को इसलिए कवर किया ताकि आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में समझा सकूं। तो और भी नई नई चीजें ऐड कर दी हैं जो की जा सकती है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसे उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई है कि पीएम कुसुम स्कीम, आपको याद होगा 2 वीक पहले हमने पीएम कुसुम स्कीम डिस्कस किया, जहां पे सोलर पंप्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है फॉर इरिगेशन पर्पस इन रूरल एरियाज। तो पीएम कुसुम स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए में
जो बैरन एग्रीकल्चरल लैंड्स है वहां पे सोलर प्लांट्स लगाने की कोशिश की जा रही है, सोलर पैनल्स लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ओवरऑल 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा टारगेट है। तो पीएम कुसुम स्कीम में जो बैरन लैंड पे सोलर पैनल्स लगाने हैं, ये प्रोजेक्ट भी अब आप लगा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आप एक्सप्लोर करें ये जो स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, इस स्कीम को रन किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और इसमें कई सारी एक्टिविटीज की जा सकती है, इंक्लूडिंग ए न्यू एक्टिविटी जहां पे बैरन लैंड पे सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। तो जहां पे भी हैं आप गांव में, आप जाएं अपने वहां पे आसपास के ग्रामीण बैंक में बात करें कि सर ऐसी कोई स्कीम है क्या। अगर वो आपको बताते हैं तो फिर इसके बेसिस पे आप आगे जाकर के अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीइंग इन रूरल एरिया ओनली। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने मेंस 2020 में ये प्रश्न पूछा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आप जिक्र कर सकते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस दे सकते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ें आप और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इफ नीडेड रीड द हिंट्स बट राइट वन आंसर डेली। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ह्यूमनॉइड स्कल फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन तो हमने कल भी डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। गगनयान मिशन हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो का प्रपोज्ड मिशन है जो अगले साल इंप्लीमेंट होगा 2025 में, जिसके हिसाब से हमारे देश के 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इन एन ऑर्बिटल। इस तरीके का एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा एंड दे विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर अबाउट 5 to 7 days इन लोअर अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर। ये गगनयान मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया विल बिकम 4th कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड टू हैव सेंट देयर एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस ओनली आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। अब गगनयान मिशन को सीधा सीधा इंप्लीमेंट किया नहीं जा सकता। अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले हमें पूरी तरह से स्टडी करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है व्हेन दे आर इन स्पेस। इसी के लिए इसरो ने टारगेट किया है कि रियल गगनयान मिशन से पहले एक अनक्रूड गगनयान मिशन भेजा जाएगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को ना भेज करके रोबोट्स को भेजा जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी कि ह्यूमन लाइक रोबोट्स को भेजा जाएगा। ह्यूमन लाइक रोबोट्स जिसके फीचर्स पूरी तरह से ह्यूमन लाइक होंगे और फिर उस पर स्टडी किया जाएगा कि क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, जिससे हमको बेहतर पता चल पाएगा कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में तो उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो गगनयान मिशन जो एस्ट्रोनॉट्स वाले या मैंड गगनयान मिशन से पहले एक अनक्रूड गगनयान मिशन होगा वेयर अ ह्यूमनॉइड नेम्ड व्योम मित्र, व्योम मित्र मतलब फ्रेंड ऑफ स्पेस, ऐसा नाम का एक रोबोट बनाया गया है जो ह्यूमन लाइक रोबोट है, इसीलिए इसको कहा गया है ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड व्योम मित्र। इसको भेजा जाएगा स्पेस में और इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा कि क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है व्हेन दैट रोबोट इज इन द स्पेस। और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में उनके ऊपर क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इसका नाम है व्योम मित्र। इसी से संबंधित ये करंट न्यूज है। इसका स्कल कैसा होगा वो हाल फिलहाल में डिजाइन किया है इसरो ने, इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। ह्यूमनॉइड स्कल फॉर गगनयान मिशन में ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस इज ए लीगल मेथड, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट टैक्स इवेजन इज इलीगल, इलेजिटिमेट मेथड, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अंतर्गत पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। मैं इसको ठीक कर दूंगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डॉपलर इफेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके नजदीक आ रही है तो फिर उसके रिलीज की गई जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिखेगी या ज्यादा महसूस होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।